नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है रिबाहा इमरान का। और इस वीडियो का टाइटल है फिलीपींस बिकम्स द फर्स्ट ऑफिशियल कस्टमर ऑफ मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल। यानी कि फिलीपींस जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल जिसे भारत ने बनाया है उसका पहला आधिकारिक कस्टमर बनने जा रहा है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फिलीपींस ने ऑर्डर क्लियर कर दिया है और डील डन है। तो उस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। चलिए। इंडिया की डिफेंस की एक बहुत बड़ी डील होने जा रही है और इंडिया जो है बहुत बड़ी जो है एक्सपोर्ट की डील करने जा रहा है ब्रह्मोस मिसाइल की फिलिपाइन के साथ। और वो इनको पे करने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल का $374 मिलियन पे करने जा रहे हैं इंडिया को। मैम, आप इस डील को कैसे देखते हैं? मैं ये इंडिया के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज समझ रही हूँ कि इंडिया इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है इस चीज़ में। तो ठीक है, वो काम कर रहा है, अपनी कंट्री के लिए कर रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए और वो करता भी है पाकिस्तान, नो डाउट। लेकिन अगर इंडिया इस तरह से कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है हाईलाइटेड कि अगर वो उनसे पैसे कमा रहा है तो वो अपनी मार्केट को हाई कर रहा है। असल में हर मुल्क जो अपने डिफेंस के लिए बजट लगाता है, मेरे ख़्याल में उनको वो ख़र्च करने से पहले सोचना चाहिए कि जो उनके मुल्क में लोग गुर्बत और इफलास में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन पे ख़र्च करें उसको, उसके बाद इस तरह की किसी चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। यार ये बात मुझे समझ में नहीं आती है कि पढ़े लिखे लोग भी जब ऐसी बेवकूफ़ाना बातें करते हैं तो मतलब उसके लिए वो क्या लॉजिक क्या देते होंगे। अब जैसे ये वाले भाई साहब हैं, कह रहे हैं कि पहले गुर्बत को हटाओ, गरीबी को हटाओ, फिर काम करो। देखिए, मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन पता है क्या होता है कि जब पॉलिसीज बनती है ना, जब देश को लेकर पॉलिसीज बनती हैं तो उनमें हर सेक्टर का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्पेस सेक्टर को बंद कर दें और फिर सिर्फ गरीबी पे ध्यान दें। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एजुकेशन पे हम काम करें और इंडस्ट्रीज को बंद कर दें हम। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ इंडस्ट्रीज पे काम करें और एजुकेशन को छोड़ दें। सब पर एक साथ काम होता है, वो चाहे डिफेंस हो, वो चाहे स्पेस हो, वो चाहे इंडस्ट्रीज हो, वो चाहे एजुकेशन हो, वो चाहे कुछ भी हो, व्हाटएवर, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो। इन सारी चीजों पर अलग अलग एक साथ काम होता है, तभी देश डेवलप करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ऐसा करूंगे तो आप सिंपल सी चीज देखिए, अब किचन में है, किचन में अगर कोई काम कर रहा है, अब उसको ऐसा कहा जाए कि भाई सबसे पहले तू सब्जी बनाएगा, फिर दाल बनेगी, फिर रोटी बनेगी और तब हम खाएंगे। ऐसा नहीं होता। एक साथ तीनों चारों चीजों पे काम चल रहा होता है। एक पे कहीं सब्जी बन रही होती है, एक पे कहीं दाल बन रही होती है और एक पे कहीं रोटी बन रही होती है, तब जाके जल्दी से काम होता है। और पूरा जो खाने का प्रोसेस है, मतलब इसे एक प्रोजेक्ट की तरह लीजिए, तो खाने का जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे जल्दी पूरा होता है। अगर एक के बाद एक चीजें बनेंगी तब तो बहुत देर हो जाएगी प्रोजेक्ट को पूरा करने में। लेकिन ये बेसिक फर्क समझ नहीं पाते हैं लोग कि जी स्पेस पे तो पैसे खर्च कर रहे हैं लेकिन गरीबी है। भाई, गरीबी को हटाने के लिए भी काम हो रहा है और स्पेस पे भी काम हो रहा है, दोनों पे साथ साथ काम हो रहा है। डिफेंस पे भी काम हो रहा है और एजुकेशन पे भी काम हो रहा है, दोनों पे साथ साथ काम हो रहा है। तो पहले इस फर्क को समझिए, इसीलिए आप लोगों का ना मजाक बनता है। है तो स्कैरी, लेकिन अगर देखा जाए तो इट इज़ गुड। हमें भी ऐसा करना चाहिए और एवरीबडी हैज़ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स, सो दे आर डूइंग द राइट थिंग आई गेस, एंड वी शुड आल्सो डू दैट। एक टाइम पे कहा जाता था कि इंडिया जो है डिफेंस इंपोर्टर कहलाया जाता था और आज वो डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है बहुत बड़ा, और बहुत बड़ी अपने मुल्क में टेक्नोलॉजीज़ बनाकर वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्या कहेंगी आप? हाँ, क्योंकि ऐसा है कि पहले अगर वो डिफेंस खुद को दे रहा था, अब वो दूसरी कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहा था कि वो भी अपनी कंट्रीज़ खुद को सेव कर सके, अपने लोगों को सेव कर सके। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर वो दूसरी कंट्री की, वो भी स्पेशली इंडिया हेल्प कर रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे तो इंडिया में मतलब आपको पता है डॉलर्स भी आएंगे और उनका जो करेंसी है वो और भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो इंडिया, आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ पर वर्क कर रहा है, डिफेंस की टेक्नोलॉजी बनाई है उन्होंने, मिसाइल सिस्टम बनाया और वो
इसको एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में भारत की जो एक्सपोर्ट सिस्टम है वो तो अच्छा होता जा रहा है, कि उसके साथ साथ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम इतना अच्छा होता जा रहा है कि लोग मुख्तलिफ कंट्रीज उनके साथ मतलब ट्रेड करने की ख्वाहिशमंद है? क्या एक्चुअली सबसे पहले तो हमें दूसरों को देखने की बजाय खुद की कंट्री को देखना चाहिए। अगर वो उनके साथ कर रहा है तो इंडिया से हमें पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो ये सब करके फिर भी हमें इंडिया से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये इंडिया बस अपने लिए कर रहा है तो करता रहे। पाकिस्तान के पास अपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो वो उस पर वर्क करेगा। अगर आप इसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी जो टेक्नोलॉजी जैसे JF-17 थंडर ये भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अब, तो इसको इसमें और काम करें और कम ज़्यादा से ज़्यादा ज़रिए मुबादला इससे कमाया जा सकता है। अच्छी बात है वो कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी इसको फॉलो करें। I guess it's good for them. I mean, अच्छा मैम, आज की डेट में क्या भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, जो वो अपने they are far ahead of us. They are far ahead of us. वो हमसे बहुत आगे हैं। और लोग मुख्तलिफ उनसे ट्रेड करना पसंद करते हैं, उनकी चीज़ों को पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। मेक इन Work for it. उन्होंने इसके लिए काम किया है। We should also, हमें उनसे सबक सीखना चाहिए और हमें भी ऐसा करना चाहिए ना। I mean, क्या वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान आज की डेट में हम तो सिर्फ इंपोर्ट करने ही पसंद करते हैं, एक्सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है? आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ऐसा होता है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है बाहर की चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं, तो वो बाहर की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान में ज़रा प्रोडक्शन ग्रोथ रेट चीज़ों का कम होता है, और वैसे भी मेरे ख्याल से यहाँ पाकिस्तान में अभी थोड़ी लोगों को कम नॉलेज है कि वो अपनी चीज़ों को अगर पाकिस्तान में बहुत ही लेवल तक सेल कर रहे हैं तो वो वही चीज़ें बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी बाहर की कंट्री में वैल्यू हो और बाहर के लोग पाकिस्तानी चीज़ों को लेना पसंद। जैसे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बाहर जाते हैं, मैंगो है, बनाना है, ये सारी चीज़ें, तो वो फ्रूट्स पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैंगोज़ को पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसी चीज़ें जो मैन्युफैक्चर की जाएं, मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों की बात हो रही है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में हो रही हो। ये उगाए जाते हैं फल, बनाए नहीं जाते। कुछ लोगों को है कि किस तरह से हमने बाहर काम करना है, तो आई थिंक पाकिस्तान में अभी इतना वो नहीं है नॉलेज कि हम अपना काम बाहर एक्सपेंड करें। क्या हमें भी भारत से सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, जिस हिसाब से वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ खुद अपने मुल्क में बना के डिफेंस की उस पर वर्किंग कर रहा है? क्या हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, ये तो हमारा इस्लाम भी हमें कहता है कि आपको जहाँ से सीखने को मिलता है आप ज़रूर सीखें। हाँ, अगर इंडिया से भी सीखने को मिल रहा है तो इंडिया से सीखें, काम करें बिल्कुल, और बाहर की कंट्रीज़ को अपनी चीज़ें जो हैं एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट ज़रा कम करें। हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। हमारे पास लोगों के पास चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट हो गई, रॉ मटेरियल इतना महंगा है, तो हम क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारे अगर मैं उर्दू ज़बान में बोलूँ तो क्या, आई डोंट नो, बट हमारे वारे में ही नहीं आता ना, तो एक्सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग गुड, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही होती हैं, तो थिंक एट द पॉजिटिव साइड ना, तो सही है। उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स, उनसे सीखते हुए क्या, हम खुद माशाल्लाह हमें पोटेंशियल है, वी नीड टू मोर फोकस ऑन थिंग्स। तो सर, क्या भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी या भारत की जो मिसाइल सिस्टम है वो अच्छा होता जा रहा है, या इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी होती जा रही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ उनके साथ मतलब डील्स कर रही हैं और उनका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है और टेक्नोलॉजी है वो ख़रीदना पसंद कर रहे हैं आज की डेट में? क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का है? और नो डाउट देखें, उनका जो बजट है, जो उनका डिफेंस बजट है वो इतना बड़ा है कि वो अगर टेक्नोलॉजी खुद भी नहीं बना सकते तो कम से कम उसको बाय कर सकते हैं। और जब वो कोई टेक्नोलॉजी बाय करते हैं तो मैंने उनका ये ख़ास तौर पे देखा है कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो टेक्नोलॉजी बाहर से ख़रीदते हैं, साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कराते हैं। जैसे अब उन्होंने रफ़ाल लिए हैं, अब रफ़ाल जो हैं वो जब इंडिया में आएंगे उसके बाद उसकी सारी जो ओवरहॉलिंग तक सारा प्रोसेस इंडिया में उसको किया जाएगा। तो पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी ले या मतलब जिस पे काम, जिसकी बड़ी अच्छी मिसाल JF-17 थंडर है, लेकिन मज़ीद जिस तरह टर्की हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। अगर आप रिसेंटली देखें तो टर्की इंडिया को 100 ड्रोन्स जो है वो बेच रहा है। तो ये सारा मुल्की मुफाद का और हर एक का मतलब अपना वो होता है। ठीक है, दोस्ती ठीक है, पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, टर्की भी और दूसरे मुल्क भी हैं,
लेकिन सबसे पहले लोग अपना मुल्की मुफाद देखते हैं, जो कि हमें भी देखना चाहिए। जैसे आपने कहा टर्की की जो कंपनी है जो 100 ड्रोन्स दे रही है, वो उस कंपनी की, जिस कंपनी से वो ड्रोन ले रहे हैं ना, उसमें इंडिया की कंपनी के कुछ शेयर्स हैं और शेयर्स उन्होंने ख़रीद लिए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज। होगा, ऐसे होगा। मतलब मैं तो उस दिन थोड़े दिन पहले रिसर्च देख रहा था किसी की, कि किसी ने एक अपना कैप्शन लगाया हुआ था क्या कि तुर्की पाकिस्तान का अच्छा दोस्त है या इंडिया का अच्छा दोस्त है। मेरा ख्याल ये क्वेश्चन नहीं बनता, ये सारा हर एक का अपना मुफाद होता है, हर एक अपना मुफाद देखता है और पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना चाहिए। और मेरे ख्याल से तो सर आपको क्या लगता है कि हम लोगों को अपने हर मुल्क अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है और हमें ये इख्तलाफ दूर करते हुए क्या भारत के साथ ट्रेड बहाल करनी चाहिए? नो डाउट करनी तो चाहिए, लेकिन जिस तरह कश्मीर में उनको लॉकडाउन किया हुआ था और जुल्म कर रहे हैं वो लोग, तो इस हवाले से अच्छा भी किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है। आप जैसे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो रिसेंटली मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया, तो कश्मीर में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, मॉल्स बनने जा रहे हैं और इस बार का जो डाटा आया सबसे ज़्यादा टूरिस्ट 6 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट उन्होंने 2020 में विजिट किया है जम्मू एंड कश्मीर। देखें, डाटा मैनिपुलेट हो जाता है, डाटा पे ना जाए, और ख़ास तौर पे जब गूगल गलत बताएगा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं बता सकता, गूगल को कौन डाटा दे रहा है? गूगल को डाटा उन्हीं की कंपनी फीड कर रही है ना, तो डाटा गलत हो सकता है। अभी वो लोग क्या करना चाह रहे हैं, अभी वो वहाँ की आबादी को मुस्लिम से हिंदूज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि हिंदूज़ वहाँ पे ज़्यादा हो जाएं, ताकि कल को वो उसको हिंदू एरिया डिक्लेयर कर दें, या मतलब जो भी उनके पीछे इसके प्लानिंग है। तो डाटा पे आप बात नहीं कर सकते कि डाटा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। सर एक बड़ी आबादी यानी कि मुसलमानों की इंडिया में है, अगर उन्होंने कश्मीर में ही हिंदूइज़्म लेकर आना है तो फिर वो जो उनके मुल्क में मुसलमान रहते हैं तो सबसे पहले इसका मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसको उन्होंने पॉलिटिकली उसको कैप्चर करने के लिए मज़हब को आगे लेके आ रहे हैं। मज़हब से ताल्लुक नहीं है, और आपने सबसे पहली बात जो की वो मज़हब की। देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जितने मुसलमान हैं ना उतने आपके बराबर हैं, आपके देश के बराबर। गिनती हो जाए तो उससे कहीं ज़्यादा ही निकल जाएंगे, ये मत समझिए। और वो आपको बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, पाकिस्तानियों को, जो भारत के मुसलमान हैं, वो जानते हैं कि क्या सच है और क्या गलत है। आप लोग फरेब मत फैलाइए, आप लोग फरेब फैला रहे हैं। ये जो सारी बातें ये कह रहे हैं ना आप लोग, ये फरेब फैला रहे हैं कि वहां पे हिंदू ज्यादा हो जाएंगे। कैसे ज्यादा हो जाएंगे भाई? और वैसे भी भाई किसी भी आप राज्य में चले जाएं, वहां पे कुछ राज्यों में कुछ इलाके ऐसे हैं जो हिंदू डोमिनेंस वाले हैं, कुछ मुस्लिम डोमिनेंस वाले हैं, और सब साथ साथ मिलकर रहते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें, लड़ाइयां तो वो घर परिवार में भी होती हैं, तो दो समुदायों में भी हो जाती हैं कहीं कहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन लड़ाइयों को आप सब कुछ बता दें कि नहीं वो सब सारे ऐसे हैं। सारे ऐसे नहीं हैं। और अगर जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है तो वो कश्मीरियों के लिए हो रही है। वहां पे अगर पैसे आएंगे, वहां की जीडीपी बढ़ेगी, वहां पे कमाई होगी, तो वो कश्मीरियों का भी तो फायदा होगा वहां पे। भाई हर स्टेट में, वो चाहे गुजरात हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, जहां कहीं भी वहां पे इन्वेस्टमेंट आती है तो वहां के लोगों का फायदा होता है। अब अमेठी में अगर AK-203 की फैक्ट्री लगी है तो भाई वहां के लोगों का भी तो फायदा होगा। इन्वेस्टमेंट आई ना 5,000 करोड़ से ऊपर की, तो वहां के लोगों का भी तो फायदा होगा। अब ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं हो सकता भाई कि रोजगार देना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। नहीं भाई, लोगों को रोजगार देना सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है। वह तो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। वो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, वहां पे वो इंडस्ट्रीज लेकर आ रही है, वहां पर वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स लेकर आ रही है, जिससे वहां के लोग भी प्रमोट हों, उनको भी पैसे कमाए भाई, वो भी अच्छी जिंदगी जिए। उसका यूज़ कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू कन्वर्ट करने के लिए कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया हुआ है, लेकिन उसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जैसे मोदी RSS को प्रमोट करता है और अपना मजहबी जो उनका रुझान है उसको हर जगह लेके जाता है, उसको प्रमोट कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है उसको कैप्चर करने के लिए। वो इतना एक्सट्रीमिस्ट हो कि मतलब अपने मज़हब को लेकर इतना आगे चल रहे हैं, तो फिर उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ किसी हमें तो बहुत बेहतर नज़र आती हैं। तो वो ये सारी जो सिनेरियो क्या बेहतर नज़र आता है आपको? फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि उनका मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ट्रेड चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग चल रही है। बात फिर वहीं पे आ गई, हर एक का अपना मुल्की मुफाद है।
यही तो इमरान खान ने, अगर आप उसकी यूएन की जाके देखें तकरीर, तो उसने यही बोला था कि आप दुनिया की बड़ी मार्केट देख लें या एक तरफ जुल्म देख लें। तो जो दुनिया के करता धरता हैं वो यही देखते हैं कि ये इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनको कोई गर्ज नहीं है कि वो जितना मर्ज़ी जुल्म करें। यही चीज़ किसी ऐसे मुल्क में हो रही हो जहाँ से उनका ट्रेड कम है या उनको फ़ायदे कम है, तो वो आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे। इंडिया की बात ही कोई नहीं करता। देखा आपने, रिबाहा को भी मतलब हंसी आ रही है कि बंदा बात क्या कर रहा है, कैसी जाहिलों वाली बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, चाइना बहुत बड़ा मार्केट नहीं क्या? चाइना से बाकी देशों के व्यापार नहीं होते क्या, कारोबार नहीं होते क्या? लेकिन अगर चाइना में उइगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है तो सब आवाज उठा रहे हैं ना, उसमें इंडिया भी शामिल है। लेकिन आपका पाकिस्तान तो शामिल नहीं है। पाकिस्तान के पीएम ने तो कभी नहीं कहा कि भाई उइगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है चीन में, इसलिए क्योंकि आपके जाति मफाद हैं, आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसों की डोरी उसने आपके गले में बांध दी है, आप बोल नहीं सकते। टर्की भी चाइना से बिजनेस करता है, लेकिन टर्की ने तो आवाज उठाई कि भाई वहां उइगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आप क्यों नहीं उठाते? आप नहीं उठा सकते, आपकी औकात नहीं है उठाने की। वहां के कुछ लोग हैं पाकिस्तान के जो आवाज उठाते हैं और वो अच्छी बात है, तो आप उसको ऐसे मत जोड़िए। और कश्मीर में हम क्या कर रहे हैं ना, वो पूरी दुनिया देख रही है। अब आप लोगों का फरेब चलेगा नहीं वहां पे, चंद मुट्ठी भर लोग बचे हैं वहां पे। दुनिया देख रही है कि वहां पे कैसे डेवलपमेंट हो रही है, दुनिया देख रही है, और इसीलिए दुनिया हमारे साथ है। इसीलिए यूएई वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि भारत वहां पे अच्छा काम कर रहा है, और वो भारत की टेरिटरी है, वो भारत का इलाका है, और भारत वहां पे वहां के लोगों के लिए काम करता रहेगा बेहतरी के लिए। वही तो वजह होगी ना कि इंडिया की बात ही कोई नहीं करता। मार्केट उनकी पॉपुलेशन, उनकी मार्केट। अच्छा, यानी कि पॉपुलेशन ज्यादा कर लेना ही आपके मुल्क पॉपुलेशन थी, मार्केट पॉपुलेशन को मार्केट से आप नहीं जोड़ें। मार्केट, यानी कि उनकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, वो काम कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं, दैट्स वाई आप समझते हैं कि उनके लिए आवाज़ कोई नहीं उठा। प्रोग्रेस कर रहे थे, अब नहीं कर रहे। प्रोग्रेस जब तक वहाँ पे आवाज़ उठानी चाहिए ना, आप तो वो प्रोग्रेस नहीं कर रहे आपके नज़दीक। किसको आवाज़ उठानी चाहिए? लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। आपने कहा कि मार्केट उनकी जी, लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में होता हूँ, मेरे साथ 6 इंडियंस काम करते हैं, और 6 के 6 डिफरेंट उनके रीजन से है। कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई पंजाब से है, कोई केरला से है। हर कोई कहता है कि हमारा जो इंडिया का इसने बुरा हाल कर दिया मोदी ने, ये हम अब गलत तरफ चल पड़े हैं। ये मेरा उनसे फेस टू फेस और मतलब कह लें कि डिस्कशन होती रहती है उनसे। अगर ऐसी बात है तो उनके जो मुल्क में प्रोग्रेस हो रही है, मैंने लास्ट बार मेरा तो मोस्टली टॉपिक इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं सर। तो मैंने जो सर्वे किया, मैंने वहाँ कुछ हिंदूज आए भी हुए थे, मैंने इंटरव्यूज़ भी किया, और कुछ मुसलमान लोग भी इधर आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताइएगा कि इंडिया में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, तो आपको कैसा मतलब आप कैसे फ़र्क फील कर रहे हैं पिछली गवर्नमेंट में और आपकी गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट हुई है, जैसे आपको पता है कि इकॉनमी इस बार सबसे ज़्यादा ग्रो की है इंडिया की, कोविड के बावजूद। तो सर इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रही हैं? इंडिया की इकॉनमी कोविड के बावजूद ग्रो नहीं कर रही, वो नीचे आई हुई थी। अब थोड़ा सा वो स्टेबल होना शुरू हुए हैं, उनकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी। रिसेंटली जो रिपोर्ट है उस पर क्या, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मैं आपको 4-5 माह पहले की बात कर रहा हूँ कि 4 माह तक, 5 माह पहले तक उनकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी और वो नीचे जा रहे थे। और मेरा जो फर्स्ट कह लेंगे हैंडेड उनके लोगों के साथ इंटरेक्शन रहता है, और बाहर असल में इंडिया पाकिस्तान के लोगों का जो भी ये सीन होता है, ये मतलब सोशल मीडिया पे वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब हम फेस टू फेस होते हैं तो बड़ी अच्छी और हेल्दी डिस्कशन होती है। और मेरा ऑलमोस्ट कह लें 99% लोग उससे खुश नहीं है वहाँ पे। अच्छा ये सर, अच्छा 99% लोग अगर खुश नहीं है ना बॉस, तो इलेक्शन आने वाले हैं, पता चल जाएगा कौन किससे खुश है। और यहाँ के लोगों ने पीएम चुना है ना, यहाँ के लोगों ने चुना है, वोट देकर चुना है। तो आप लोगों पर सवाल मत उठाइए। यहां के जो लोग हैं वो जानते हैं कि बेहतर क्या है। अगर उन्हें लगेगा कि बेहतर कोई दूसरा नेता है, वो दूसरी पार्टी को जिताएंगे। अगर उन्हें लगेगा कि कोई दूसरी पार्टी का जो नेता आएगा वो हमारे लिए और ज्यादा बेहतर काम करेगा, वो उसको जिता देंगे। भाई ये तो हमारे यहां जमहूरियत है ना, लोकतंत्र है, आपके यहां नहीं है। हमारे यहां लोकतंत्र है और 5 साल में हर चीज बदल देने की हमारे पास आजादी है, हमारे पास ताकत है।
2 टर्म हो चुके हैं, अगर मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो भाई तीसरे टर्म नहीं आएंगे, लेकिन अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो तीसरे टर्म भी आएंगे, यहां के लोग ही चुनेंगे उन्हें। ये सवाल मत उठाइए, हमें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस तरह के नेता की जरूरत है, और यहां की जनता बहुत ज्यादा समझदार है। और वो जो कह रहे हैं ना, आप झूठ बोल रहे हो कि आपको 6 के 6 भारतीय मिले और उन्होंने कहा कि सबके सब परेशान हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। भारत का कोई भी आदमी बाहर जाकर बुराई नहीं करेगा भारत की, पहली बात। और दूसरी बात, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर डेवलपमेंट हो रही है, अगर सड़क बन रही है तो भाई सड़कों को लोग देख रहे हैं ना, उस पर चल रहे हैं। अगर बिजली आ रही है तो लोग उसका उपयोग कर रहे हैं ना। गांव गांव में इंटरनेट पहुंचा है तो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ट्रेनें बढ़ रही हैं, ट्रेन की सुविधा बढ़ रही है, नई नई ट्रेनें आ रही हैं, बुलेट ट्रेन आ रही है, तो भाई वो चीज लोगों को दिख रही है ना, हवा में तो नहीं है। इतने एक्सप्रेसवे बन गए, एक्सप्रेसवे चालू हो गए, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो गई, तो ये लोग देख रहे हैं ना। तो जो चीज लोगों को ग्राउंड पे नजर आ रही है उसके बिना पर ही होगा। राम मंदिर बन रहा है, लोग देख रहे हैं, कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बन रहा है, कोई वैसा लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोर्ट में केस जीतने के बाद वो हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना शानदार बना है, वहां पे टूरिज्म बढ़ेगा इससे, तो लोग देख रहे हैं कि काम हो रहा है। बिना काम किए तो लोग वोट देंगे नहीं बॉस, और लोग देख रहे हैं। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं यार ये सब बेकार का काम है, तो भाई वोट नहीं देंगे, सिंपल एज सिंपल है भाई। जिनसे मेरी बात हुई है, जिनसे मेरी कम से कम बात हुई है। सर ये इंटरनेशनल जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये जो डाटाज हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे और हम देख रहे हैं, तो ये सारा क्या फेक है? ये जो हम उनके प्रोग्रेस देख रहे हैं। आपने थोड़ा अर्सा पहले वो फेक न्यूज़ वाला देखा नहीं है उनका, वो जो यूरोप की क्या थी वो, जिन्होंने इनकी फेक न्यूज़ को एक्सपोज किया था, मुझे अब नाम भूल गया उसका, जिसने इनका NDTV और सब जो एक प्लान के तहत वो चलाते हैं उसको, और फेक न्यूज़ पहले एक देता है, उसके बाद उस पर सारे बात करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स फेक न्यूज़ है ये इसको ही तो 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, और क्या है। अच्छा सर, हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में टेक्नोलॉजी वाइज कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? हम ज़्यादातर फोकस इंपोर्ट की तरफ कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले में? नहीं, बहुत काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उम्मीद भी कर सकते हैं, और अपने जो यंगस्टर्स हैं और जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ, IT की तरफ आएँ, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि पाकिस्तान भी आने वाले टाइम में किसी के ऊपर कह लें कि मुनहसर ना हो। आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म, और मुझे तो यार इस आदमी को सुन के इतनी हंसी आ रही थी कि पूछिए मत। बेसिकली ऐसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जाहिलों वाली बातें करते हैं ना, इसकी वजह से चीज़ें और ख़राब होती हैं, पाकिस्तान की छवि और ख़राब होती है। अब इन भाई साहब ने यहाँ पर इंटरव्यू दे दिया, वो चले गए, घर को भूल गए, लेकिन ये भाई साहब नहीं पता इनको कि अब इंडियंस भी देखेंगे, इन्हें दुनिया के हर कोने कोने में जहाँ लोग बैठे हैं पाकिस्तानी, वो भी देखेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि यार ये कैसी बातें करता है। बात शुरू हुई थी ब्रह्मोस की डील फिलीपींस को लेकर, और बात देखिए कहां पे पहुंच गई कि भारत ऐसा करता है, फेक न्यूज फैलाता है, ये करता है, वो करता है, वो करता है। करते रहिए भाई। आपको देखिए, आप हैं शुतुरमुर्ग, आपने अपनी गर्दन रेत में फंसा ली है और आपको लगता है कि बस दुनिया यही है, आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन दुनिया आपको देख रही है कि आप शुतुरमुर्ग बने हुए हो। आप कुएं के मेढक हो, आपको उतनी ही चीज नजर आती है जितना कुएं का मुंह है, चौड़ाई है जितनी, उससे बाहर की चीज आपको नजर नहीं आ रही है। और उससे बाहर यह है कि भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है। भारत के रिलेशन दूसरे देशों से देखिए, दूसरे देशों से छोड़िए, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनसे भी बहुत बेहतर रिलेशंस हैं। और आप लोग कहां हो? आप लोगों की विदेश नीति फेल है, आप लोगों की एजुकेशन पॉलिसी फेल है, आपके यहां जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, देश के भीतर क्या चल रहा है उसमें आप लोगों का कंट्रोल नहीं है, और आप बराबरी करने चलते हो भारत से। नहीं कर पाओगे बॉस, बराबरी नहीं कर पाओगे जब तक बदनीयती आपके सियासत और आपके लोगों के दिमाग में रहेगी, तब तक नहीं हो पाएगा। मैं बार बार पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं कि भैया आप ये दुश्मनी भूलिए, आप अपने देश की सोचिए कि हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, हम अपने देश को विकसित कैसे करें, हम अपने देश को और मजबूत करने में सहयोग कैसे करें। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। आप लोग ये काम करते हो जो ये आप कह रहे हो ना कि वहां पे कश्मीर में जुल्म हो रहा है। भैया अब ये सब नहीं चलेगा आप लोगों का, वो जमाने लद गए।
ये जो नई तकनीक आ गई है ना, 5G आ गया, 5G कई शहरों में हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही 1-1.5 साल 2 साल के भीतर पूरे देश भर में शुरू हो जाएगा, कोने कोने तक। तो इससे इंफॉर्मेशन और तेजी से पास होगी। लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी देख रहे हैं कि कश्मीर में हो क्या रहा है, कश्मीर किस तरह से बदल रहा है। कश्मीर के लोग अब अपनी आवाज सामने लेकर आ रहे हैं कि हाँ भाई, कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर प्रोग्रेस कर रहा है। भाई, कश्मीर के लोगों को भी अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार है और भारत की सरकार उन्हें यह अधिकार दे रही है, वहां पे काम कर रही है, वहां पे रोजगार लेकर आ रही है, वहां पे निवेश कर रही है, और आप देखते रहिए वहां का कायाकल्प होने वाला है, आपको यह अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब वापस लौटते हैं जरा टॉपिक पे, ब्रह्मोस पे। तो ये बड़ी अच्छी खबर है कि भाई फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदी हैं। शायद 3 बैटरी की डील हुई है और 2 शायद ये अभी नेवी के लिए डील हुई है और 2 अभी शायद आर्मी के लिए भी हो जाएगी। मतलब टोटल 5 बैटरीज मुझे लग रहा है कि फिलीपींस की सेनाओं में खरीदे जाने हैं। अच्छा, इन 5 बैटरीज की अहमियत क्या है? भाई, सबसे बड़ी अहमियत है चाइना को काउंटर करना। फिलीपींस भी चाइना से बहुत ज्यादा परेशान है। जो साउथ चाइना सी है भाई, उसमें भी उसका भी स्टे है, उसका भी स्टेक है फिलीपींस का, वहां पे चाइना दादागिरी दिखाता है उसके ऊपर। तो उसको काउंटर करने के लिए ब्रह्मोस की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ब्रह्मोस से बेहतर मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, चाइना के पास भी नहीं है। तो इसलिए फिलीपींस ने ये मिसाइलें खरीदी हैं, क्योंकि भाई उसे भी अपने आप को डिफेंड करना है। अगर आप अपनी ताकत नहीं बढ़ाओगे तो सामने वाला तो आके आपको कच्चा चबा जाएगा बॉस। और भारत उसमें हर तरह की मदद फिलीपींस को देगा। वो वहां पे सेटअप करेगा, वहां पे ट्रेनिंग, सिमुलेशंस, वहां पे ओवरऑलिंग, वहां पे मेंटेनेंस, सब कुछ करेगा वो वहां पे। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, अब तीसरी बात, डिफेंस में हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं और धीरे धीरे हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमें जो चीजें खरीदनी भी है, हम कह रहे हैं कि भैया भारत में आकर बनाओ। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भयानक तरीके से, पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त ग्रोथ हुई है। 30-40 देशों को हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले 10-15 सालों में और ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने वाली है। ये तो हो गई तीसरी बात। अब चौथी बात, ब्रह्मोस को लेके। यूपी में जमीन सैंक्शन हो गई है, वहां पर नई ब्रह्मोस की फैसिलिटी बननी शुरू हो चुकी है, और वहां पर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन होगा। और ये इसलिए की गई है क्योंकि हमें भविष्य में और भी कई देशों से, फिलीपींस से नहीं, कई देशों से ब्रह्मोस के ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, वो एक्सपोर्ट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हमें नई फैसिलिटी की जरूरत थी। तो प्रोडक्शन यूनिट जो है, प्रोडक्शन प्लांट यूपी में बनाया जा रहा है। आप समझिए इस बात को। तो धीरे धीरे हम ना सिर्फ डिफेंस में आत्मनिर्भर हो रहे हैं, बल्कि हम डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्टर भी बन रहे हैं। और आने वाले 20, 25, 30 साल में आप देखिएगा डिफेंस में हम कहां होंगे, आत्मनिर्भरता में भी और एक्सपोर्ट करने में भी। तो दोस्तों, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।